जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के प्रश्न पत्रों का कि उसका उत्तर कैसे दिया जाएगा। आज गतांक से आगे का चर्चा करेंगे, सन 2016 का सेकंड पेपर। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। समय न गंवाते हुए हम लोग विषय पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाएगा। इसमें कह रहा है टिप्पणी लिखने के लिए, और ये 5 क्लास बनाया है, मतलब 5 मुद्दों पे ये टिप्पणी लिखने की बात कर रहा है। पहला इसका तथ्य की उपधारणा तथा विधि की उपधारणा। तो देखिए, उपधारणा का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में पहले से ही उसको मान लेना कि वो उस चीज़ का सत्य है या असत्य है, ये उपधारणा होता है। अब विधि की दृष्टि में उपधारणा क्या है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जब हम लोग 4 देखते हैं तो उसमें 3 तरह की उपधारणाएँ बताई गई हैं। एक है कि उपधारणा कर सकेगा, दूसरा है उपधारणा करेगा, तीसरा है उसमें निश्चायक सबूत, यानी कि न्यायालय किन फैक्ट के बारे में उपधारणा कर सकेगा या उपधारणा करेगा या उसके बारे में कोई निश्चायक सबूत होगा उसके बारे में उपधारणा करेगा। नियमतः देखा जाए तो व्याख्या की दृष्टि से ये 2 तरह के होता है। एक खंडनीय उपधारणा होता है, एक अखंडनीय उपधारणा होता है। खंडनीय उपधारणा सदैव फैक्ट से संबंधित होता है, जबकि अखंडनीय उपधारणाएँ जो होती हैं वो विधि से संबंधित होती हैं। और विधि में भी 2 तरह की उपधारणाएँ होती है, एक खंडनीय उपधारणा होती है, एक अखंडनीय उपधारणाएँ होती हैं। अब हम लोग उसको बेयर क्या कह रहा है अपने यहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसको ध्यान में रखते हुए देखते हैं। तो जो विधि की उपधारणा होती है वो हमने कहा ये कि एक तथ्य की उपधारणा होती है और एक विधि की उपधारणा होती है जो खंडनीय उपधारणा होती है। अब इसमें जो बातें कही गई हैं कि मे प्रज्यूम, जो धारा 4 साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 है उसमें मे प्रज्यूम की बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। यानी कि ये पूरा का पूरा विवेक पर डिपेंड करता है न्यायालय के कि माने कि न माने, यानी कि उसके सत्यता के बारे में जो धारणा है वो पहले से ही करके चलेगा और नहीं भी कर सकता। ये दोनों स्थितियाँ करके चलेगा तो उसके लिए खंडन के लिए ऑप्शन खुला रहेगा कि कभी भी जब तक उसको अखंडनीय न हो, मतलब खंडनीय करने के लिए उपधारणा जो है बना के चलेगा कि इसको कभी भी खंडन किया जा सकता है। और इससे संबंधित जो धाराएं हैं वो धारा 113A है, 114 है, 86 है, 87 है, 88 है और 88 क है तथा 90 है। इन धाराओं में जो खंडनीय उपधारणा है इसमें मे शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें न्यायालय या तो मान के चलेगा कि इसकी सत्यता है पहले से ही, या उसके बारे में खंडन के बारे में कोई डिमांड कर सकेगा कि इसको खंडन के लिए कोई साक्ष्य पेश किया जाए ना साबित करने के लिए। अब दूसरा इसका आता है आपका उपधारणा कर सकेगा, सेल्फ प्रिज्यूम। अब इसके पहले भी जो धारा 114 का दृष्टांत ये है उसमें हमने ये इसलिए कहा ना कि उसमें कुछ प्रिज्यूम्सन की बात कही गई। जैसे कोई किसी के पास संपत्ति चोरी की पाई जाती है तो ये 2 ही उपधारणा किया जाएगा कि या तो वो चोर है या संपत्ति चुराई हुई प्राप्त करने का वो प्रापक है। तो ये उपधारणा पहले से न्यायालय बना लेता है। अगर उसको खंडन किया जाता है तो ये खंडनीय उपधारणा है। अब सेल्फ प्रिज्यूम को देख लेते हैं। सेल्फ प्रिज्यूम में धारा 4 में ये कहा गया है कि जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय से तथ्य को साबित मानेगा, यदि और जब तक यह ना साबित नहीं किया जाता। मतलब इसमें जो उपधारणा है न्यायालय का, जहाँ सेल शब्द का प्रयोग किया गया है, उसमें शुरू से वो मानकर चलेगा कि यह तथ्य है, इसके साबित है, जब तक उसको ना साबित नहीं कर दिया जाता। और ये सब बातें जो है धारा 113B में है, धारा 114A में है, धारा 79 में है, धारा 80 में है, 81 में है, 81A में है,
82 में है, 83 में है, 84 में है, 85 में है तथा 85 कैपिटल ए में है, 85 कैपिटल बी में है तथा 85 कैपिटल सी में है एवं 89 में है। तो इस तरह की सेल्फ प्रिज्यूम की उपधारणाएँ की गई हैं न्यायालय द्वारा, और इसको पहले से न्यायालय मान के चलेगा जब तक उसको खंडित न कर दिया जाए। अब तीसरे तरह का जो है कंक्लूसिव प्रूफ की जो बात आती है, निश्चायक उपधारणा जिसको बोला जाता है और अखंडनीय उपधारणा भी इसको बोला जाता है। तो इसमें कह रहा है कि जहाँ की इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, मतलब एक तथ्य का कोई दूसरा तथ्य निश्चायक सबूत के रूप में घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। मतलब कि कोई एक तथ्य दूसरे तथ्य पर डिपेंड कर रहा है और उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरा तथ्य अपने आप साबित हो जा रहा है, तो यही कह रहा है कि फिर दूसरे तथ्य के खंडन के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, ये निश्चायक सबूत के रूप में होगा। और इसका देखा जाए तो धारा 112 में इसका उदाहरण देखने को मिलता है, और धारा 112 है, धारा 113 है या धारा 41 है एविडेंस एक्ट का, इसमें निश्चायक सबूत के बारे में ये उपधारणा की गई है जो कि एक अखंडनीय उपधारणा है। अब इसमें होता क्या है कि इसकी प्रोविजो भी दिए गए हैं कि अगर जो ऐसा कोई है इस तरह की उपधारणा तो उसका खंडन किया जा सकता है जब तक कि इस बात को साबित न कर दिया जाए कि उस समय जब गर्भधारण किया गया था इन दोनों की पति पत्नी की पहुंच नहीं थी, पारस्परिक पहुंच नहीं थी, तो यह बात साबित करके उसको उस बात का खंडन किया जा सकता है। लेकिन अगर जो ऐसा नहीं किया जाता है तो एक वैध विवाह होने के दौरान किसी पति पत्नी से अगर जो कोई धर्मज कोई बच्चा आपत्ति पैदा होता है तो उसको धर्मज माना जाएगा, या विवाह विघटन के होने के बाद और पुनर्विवाह न किया गया हो उस महिला द्वारा तो 280 दिन के भीतर यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको भी धर्मज माना जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका एक संक्षिप्त टिप्पणी है और करके इसका आंसर दे सकते हैं। अब आते हैं दूसरा, इसका कह रहा सह अपराधी तथा राज साक्षी सरकारी गवाह। अब इस पर टिप्पणी लिखने की बात है तो सह अपराधी पे भी हमने पूर्व के वीडियो में चर्चा किया है, तो यहाँ चर्चा करके हमें लगता है कि इसको ज़्यादा वीडियो को लंबा कर देंगे। अब इसमें एक बात कर रहा है कि सरकारी गवाह, तो जो ही ये जो सह अपराधी होता है उसको धारा सीआरपीसी की जो है 306 और 307 के तहत क्षमादान दिया जाता है, तो ये सरकारी गवाह के रूप में मान लिया जाता है। अब सह अपराधी होता कौन है, तो आर के डालमिया बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में भी ये 4-5 बातें कही गई थी कि कौन वो सह अपराधी कहा जाएगा, या जो है जगन्नाथ बनाम एम्परर के मामले में कहा गया था कि सह अपराधी की परिभाषा देते हुए कहा कि सह अपराधी के अंतर्गत एक सहयोगी आता है जो किसी न किसी प्रकार से अपराध से जुड़ा होता है अथवा जो अपराध से जुड़े होने को स्वीकार करता है, तो उसे सह अपराधी कहा जाता है। इसी तरह के आर के डालमिया बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में कहा गया था ये जो अपराध में सहयोगी रहे हैं, वे जो चोरी करने वाले से चोरी का सामान प्राप्त करते हैं यद्यपि अपराध में सहयोगी न रहे हों, वे व्यक्ति जो अभियुक्त के साथ विचारणीय अपराध में सहयोगी न रहे हों परंतु वे अभियुक्त के द्वारा किसी पूर्वकारित अपराध में अवश्य सहयोगी रहे हों, जबकि पूर्वकारित अपराध से संबंधित साक्ष्य विचारणीय अपराध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14-15 के अंतर्गत सुसंगत कहा जा सकता है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि सह अपराधी कौन होता है। अब सह अपराधी से संबंधित किसी प्रकार की परिभाषा हमारे यहाँ साक्ष्य अधिनियम में नहीं दिया गया, केवल उसका अगर जो एक वर्णन है तो धारा 114 के दृष्टांत ख में बताया गया कि उसके प्रति उपधारणा क्या करेगा न्यायालय, सह अपराधी के बारे में क्या अनुमान लगाएगा, और 133 में बताया गया कि अगर जो किसी सह अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य से कोई जजमेंट दिया जाता है, निर्णय दिया जाता है या दोषी किया जाता है किसी व्यक्ति को तो अवैध नहीं होगा, मतलब वो विधिमान्य होगा। और एक सह अपराधी कब सरकारी गवाह हो जाता है, तो हमने धारा 306 और 307 का बताया दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कि उसको जब उसमें क्षमादान दे दिया जाता है तो वह एक सरकारी गवाह हो जाता है। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। अब उसके बाद से आता है इसमें टिप्पणी में सबूत का भार। तो सबूत के भार से संबंधित भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि साबित करने का भार क्या होता है, सबूत करने का भार क्या होता है। दोनों कंडीशनों में सिविल और क्रिमिनल मामलों में अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई हैं और पूर्व के वीडियो में हमने इस पर बृहद रूप से चर्चा भी किया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो धारा 101 है वो साबित करने का भार बताता है और ये कभी बदलता नहीं है, यानी कि चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो, साबित करने का भार सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों लोगों पे होता है। लेकिन जो सबूत का भार होता है वो समय परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे अगर जो अभियुक्त
सामान्य अपवादों का लाभ लेना चाहता है धारा 105 के तहत, तो उसको फिर सबूत का भार उसके अनुसार बदल जाएगा और इस बात को साबित करने का भार कि उसके ऊपर चला जाएगा अभियुक्त को कि जनरल एक्सेप्शन में उसका मामला आता है। इसी तरीके से अगर जो कोई पार्टिकुलर कोई फैक्ट है या कोई ऐसा स्पेसिफिक फैक्ट है तो उसी व्यक्ति को साबित करना होगा कि जो जिस व्यक्तियों के ज्ञान में ये बातें हैं। तो ये सबूत का भार हरदम परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्योंकि टिप्पणी में पूछा है तो टिप्पणी के अनुसार ही दिया जा सकता है। अब रेस जेस्टे आता है टिप्पणी, तो रेस जेस्टे का तो उल्लेख कहीं नहीं है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, लेकिन जो धारा 6 है उसमें ये बात कहा गया है कि कोई ऐसा समव्यवहार है जो कि एक ही समव्यवहार का भाग हो जाता है, वो भले ही विभिन्न समयों और विभिन्न स्थानों पर घटित क्यों न हो। मतलब एक तथ्य दूसरे तथ्य से इस प्रकार संसक्त है कि वो एक ही समव्यवहार का भाग बन गया है, भले ही वो घटना विभिन्न समयों और विभिन्न स्थानों पर वो घटित हुए हों। तो ये एक ही समव्यवहार इसको माना जाएगा और इसको इंग्लिश विधि में रेस जेस्टे शब्द कहा गया है। यानी कि एक सुक्ति है रेस जेस्टे, उसको कहा गया। रेस जेस्टे का मतलब कि एक कड़ी होती है जिसकी तारतम्यता बन जाता है और तारतम्यता बनने के बाद उसको एक पूर्ण रूप से नाम दिया जाता है। जैसे मर्डर का मतलब कि जो इसेंशियल गिनाए गए हैं मर्डर के, उन सारे इसेंशियलों को अगर जो पूरा करता है तो मर्डर होता है। लेकिन यहाँ साक्ष्य अधिनियम के तहत अगर जो देखा जाए तो एक ही समव्यवहार का भाग का मतलब ये होता है कि ऐसी कड़ी जो कहीं से टूटे ना, जिसको परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी कहा जा सकता है। अब जो शरद बिरदीचंद बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला था उसमें एक समव्यवहार कैसे होगा, रेस जेस्टे कैसे होगा, उसके बारे में कहा गया था कि तथ्य या कार्य विवादक तथ्य से संसक्त होना चाहिए। तथ्यों की संसक्तता इस प्रकार होना चाहिए कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हों। संबंधित तथ्य एवं कार्य विभिन्न समय और स्थान पर घटित हो सकते हैं। विवादक तथ्य और रेस जेस्टे के अंतर्गत आने वाले तथ्य एवं कार्य ऐसे हो कि दोनों मिलकर एक कड़ी बनाते हों। मतलब कि एक माला, जैसे स्टीफेन ने कहा था, स्टीफेन महोदय ने, कि माला जैसे है होता है कि कई मोतियों को मिला करके एक माला होता है, अकेले एक मोती माला नहीं कहा जा सकता है। उसी तरीके से रेस जेस्टे जो होता है वो एक समव्यवहार का भाग तभी होता है कि जब तारतम्यता उसमें बना रहता है और सबको मिला करके एक कड़ी में पिरो दिया जाता है, वहाँ पे रेस जेस्टे हो जाता है। अब जैसे इसी प्रकार की निशा स्त्री बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में कहा गया था कि डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं था, जो अभियुक्त्री थी उसके साथ में एक छोटी सी बच्ची जाते हुए देखी गई, वापस लौटते हुए उसके साथ वो बच्ची नहीं देखी गई। दूसरे दिन उसका लाश जो है बच्ची का तालाब में पाया गया। उस बच्ची का जो कपड़ा था वो उस महिला के घर में पाया गया और साथ में जो बच्ची कान में जो बाली और नौली पहनी हुई थी नाक में और कानों में, वो सारे आभूषण उस स्त्री के घर में पाए गए। तो इन अगर एक एक कोई देखा जाए फैक्ट को, तो एक केवल फैक्ट के आधार पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाएगा कि उस महिला ने उस बच्ची की हत्या की थी। लेकिन यदि सारे परिस्थितियों को एक साथ मिला दिया जाए तो एक ही समव्यवहार को भाग हो जाएंगे और इस प्रकार से इस निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ उसी औरत ने ही उस बच्ची का हत्या किया था और किसी ने नहीं किया था। तो इस तरीके से जब कहीं सिचुएशन आता है उसको रेस जेस्टे कहते हैं। मतलब कि वो तारतम्यता एक दूसरे से इस प्रकार से संसक्त है कि वो एक समव्यवहार के भाग हो गए हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं टिप्पणी में। अब आता है लास्ट में इसका जो आंसर क्वेश्चन है चौथा का क्लास 5 है, साक्षी इस आधार पर क्षम्य नहीं होगा कि उसका उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा। देखिए इस विषय पर जो धाराएं हैं वो धारा 147 है और धारा 132 है। धारा 147 जो है उसमें ये कह रहा है कि ऐसा प्रश्न जो विवादक ग्रस्त विषय से सुसंगत हो उसका उत्तर देने हेतु साक्षी को विवश किया जा सकेगा। और धारा 132 जो कह रहा है कि उसमें भी कह रहा है कि 147 के प्रावधान में धारा 132 के प्रावधान लागू होंगे। अब धारा 132 जो कह रहा है वो कह रहा है कि इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा। मतलब ये आत्म अभिसंबंध से संबंधित नहीं है। अगर जो किसी प्रकार का उसने अपराध किया है और इस तरीके का अगर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसका उत्तर अगर उसको भले ही फंसा रहा है लेकिन वो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है या रिलेवेंट फैक्ट है तो उसको उत्तर देना होगा, उसको कंपेल किया जा सकता है, विवश किया जा सकता है उत्तर देने के लिए।
अब दो केस है इसमें। रघुवीर सिंह बनाम गुरुचरण सिंह का मामला है। ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब कोई साक्षी शपथ लेकर न्यायालय में खड़ा होता है तो वह किसी भी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से इनकार नहीं कर सकता, भले ही ऐसे प्रश्न का उत्तर के परिणाम स्वरूप उसे शास्ति या समर्पण की जोखिम क्यों न उठाना पड़े। दूसरा केस है बाई शांता बनाम उमराव अमीर के वाद में निर्णय दिया गया कि यदि गवाह ने पूछे गए प्रश्न पर आपत्ति नहीं की है तो उक्त दशा में दिए गए उत्तर के लिए उसे संरक्षण नहीं मिल सकता, किंतु यदि मिथ्या उत्तर देता है तो मिथ्या साक्ष्य के लिए अभियोजित किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5A देखते हैं। ये कह रहा है कि क्या मजिस्ट्रेट अन्वेषण रोक सकता है, यदि हाँ तो दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत। देखिए, जब धारा 167 का क्लास 5 हम लोग देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि कोई ऐसा मामला है जो समन ट्रायल जिसका किया जा सकता है, समन मामलों के रूप में जिस मजिस्ट्रेट का ट्रायल कर सकता है, ऐसे मामलों में यदि इन्वेस्टिगेशन 6 महीना हो चुका है और उसका इन्वेस्टिगेशन पूर्ण नहीं हुआ है अपराध कारित होने के दिनांक से, तो मजिस्ट्रेट उसमें आगे और अन्वेषण करने से मना करते हुए रोक सकता है। वहीं जो धारा 167 का 6 है उसमें ये भी कहा गया है कि जिला न्यायालय यानी कि सेशन न्यायालय इस बात के होते हुए भी आदेश कर सकता है कि आगे और उसकी जांच की जाए और तदुपरांत जो है उसका जांच किया जा सकता है। तो ये इस तरीके का प्राविधान है। अब एक केस इसमें निमेऊ संगमा बनाम गृह सचिव मेघालय सरकार का है। इसमें है कि इसके मामले में कहा गया था कि धारा 167, धारा 209 और धारा 309 में निहित उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया था कि जहां विचारण प्रारंभ किए बिना पिटिशनरों को काफ़ी अवधि के लिए निरोध में रखा गया है, वहां ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो सदाचरण के लिए बाध्य है, जिसके विरुद्ध समन मामले लंबित हैं और जो 6 मास से अधिक के लिए अभिरक्षा में है, सरकार का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उनके मामलों को तुरंत निपटाया जाए और जब तक उनके मामलों पर कार्रवाई हो उन्हें जेल से रिहा न किया जाए। तो इस तरीके का जजमेंट था और इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप पूर्ण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5B है। ये भी इसमें ABCD करके है। इसमें भी क्वेश्चन पे इफेक्ट पूछा गया है कि क्या इफेक्ट होगा। पहला है इफेक्ट कि प्रतिपक्षी साक्ष्य समाप्त होने के बाद अभियोजन साक्षी परिचित हुए। मतलब जो प्रतिपक्षी का साक्ष्य है उसके समाप्त होने के बाद जो है अभियोजन के साक्ष्य को परिचित किया गया, तो क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि न्याय के उद्देश्यों के लिए या जो न्याय संगत विनिश्चय के लिए यदि ऐसे न्यायालय को लगता है तो धारा 311 का वो प्रयोग कर सकता है दंड प्रक्रिया संहिता के। और धारा 311 क्या कह रहा है कि यदि कोई इस संहिता के अधीन किसी जांच या विचारण यानी कार्यवाही के प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति को जो हाजिर हो यद्यपि वो साक्षी के तौर पर समन न किया गया हो परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है, और यदि न्यायालय के मामले के न्याय संगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत हो तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा, उसकी परीक्षा करेगा, उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा कर सकेगा। चूँकि इसमें जो कीवर्ड है वो ये है कि यदि न्यायालय के मामले के न्याय संगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को लिए परीक्षा करना आवश्यक है, यानी कि न्याय संगत विनिश्चय के लिए अगर जो न्यायालय को प्रतीत हो रहा है तो धारा 311 का वो प्रयोग कर सकता है और उसमें किसी प्रकार का उस केस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का B। ये कह रहा है कि पूर्ण प्रति परीक्षा का अवसर दिए बिना अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिया जाना। तो ये सीधे सीधे देखिए जयललिता बनाम राज्य के मामले में है और इसमें ये कहा गया था कि पूर्ण प्रतिरक्षा के अवसर दिए बिना अभियोजन साक्ष्य को बंद कर देना अवैध तो नहीं किंतु न्याय हित में उसे पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। इस तरीके से कहा गया था कि मतलब अवैध तो नहीं होगा लेकिन इस तरीके का करना जो है न्यायालय के विनिश्चय करने में न्याय हित नहीं होगा और इस तरीके का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और इसी बात को जयललिता बनाम राज्य के सन 2000 के मामले में इस बात को उठाया गया था। इस केस का हमने पहले भी चर्चा कर दिया है, तो यहाँ हमें नहीं लग रहा है कि इसको चर्चा करना चाहिए ज़्यादा क्योंकि वीडियो लंबा होगा। अब तीसरा इसमें C करे कि जो आरोप विरचित किया गया वह कारित अपराध को ठीक ठीक प्रकट नहीं करता। अब इसका क्या प्रभाव होगा, तो इसका प्रभाव होगा यदि वो धारा 215 में कहीं अल्टर किया गया है
अरे सॉरी कोई ऐसा उसके ऊपर आरोप है और उसमें वो या तो भुलावे में पड़ गया है या ऐसा है कि वो उससे न्याय की विफलता हुई है। मतलब जो अभियुक्त है इस त्रुटि या लोप के कारण जो आरोप उसके ऊपर विकसित किया गया है या तो वो भुलावे में पड़ गया है या न्याय की विफलता हो गई है, तो ये प्रभाव इस पर पड़ेगा। अब एक इसके साथ में धारा 464 भी है। 464 ये कह रहा है कि किसी प्रकरण में अभिलिखित निष्कर्ष दंडादेश या आदेश मात्र इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि कोई आरोप विरचित नहीं किया गया था या यह कि आरोप विरेचन में त्रुटि लोप या कोई अनियमितता थी। आरोप के कुसंयोजन का भी यही प्रभाव होगा। यदि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय की राय में ऐसे लोप या अभाव या त्रुटि के कारण अन्याय हुआ हो तब स्थिति भिन्न होगी। चूंकि इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि जो आरोप विरचित किया गया वह कारित अपराध को ठीक ठीक प्रकट नहीं करता है, तो जब नहीं करता है तो कहीं ना कहीं अभियुक्त भुलावे में आ जाएगा और उससे न्याय विफल हो जाएगा। इस आधार पर उसके मामलों को धारा 464 में या तो अपील न्यायालय द्वारा या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा उसको निष्कर्ष में या उस दंडादेश में या किसी प्रकार का निर्णय में उसको पलटा जाएगा। जिस तरीके का पावर इस्तेमाल कर सकता है अपीलेट कोर्ट धारा 386 में उन सारे पावर का इस्तेमाल करेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का डी है कि FIR ऐसे थाने में दर्ज किया गया जो ऐसे अपराध के संबंध में है जो उसकी स्थानीय अधिकारिता से बाहर किया गया है। देखिए इस विषय पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि धारा 154 जब दंड प्रक्रिया संहिता हम लोग देखते हैं तो उसमें ये बात कहा गया है कि थाने के भारसाधक अधिकारी, यहाँ कहीं नहीं लिखा गया है कि उस क्षेत्र के जिस घटना हुई है उस क्षेत्र के थाने के भारसाधक अधिकारी, यानी कि जो धारा 154 है वो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी पद का प्रयोग करती है, न कि किसी क्षेत्राधिकार आयुक्त थाने के भारसाधक अधिकारी का प्रयोग करता है। तो इस दृष्टि से अगर जो कहीं भी किसी भी थाने के भारसाधक अधिकारी को संज्ञेय मामले का यदि इतला दिया जाता है तो भले ही उसका जुडिक्शन नहीं है, वो अपने यहाँ उस अपराध के बारे में FIR दर्ज करेगा। अब स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम P रामुलु का जो मामला था उसमें कहा गया था कि यदि कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट ऐसे किसी संज्ञेय अपराध के बारे में है जो उस पुलिस थाने की स्थानीय अधिकारिता के बाहर कारित हुआ है तो ऐसी सूचना को उक्त आधार पर लिखित किए जाने से इनकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। भारसाधक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वो ऐसी सूचना को लिखित करे और उसे अन्वेषण हेतु संबंधित पुलिस थाने को भेज दे, यानी कि FIR दर्ज तो करना आवश्यक है यदि धारा 154 में मामला आता है उसका, यानी कि संज्ञेय अपराध है तो। इसी प्रकार से ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य सन 2013 का जो मामला है उसमें कहा गया था कि यदि किसी संज्ञेय अपराध से संबंध में कोई इत्तला दी जाती है तो थाने के भारसाधक अधिकारी को सर्वप्रथम पहले FIR दर्ज किया जाएगा, उसके बाद अन्वेषण किया जाएगा। और उसमें गाइडलाइन दी गई थी और ये गाइडलाइन 6 गाइडलाइन थे, उसको थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट केस है। ये कहा गया कि यदि सूचना किसी संज्ञेय अपराध का कारित होना प्रकट होता है तब धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना विधिक रूप से आदेशात्मक है और ऐसी किसी परिस्थिति में कोई भी आपराधिक जांच अनुमति योग्य नहीं है। दूसरा इसमें कहा गया था कि यदि प्राप्त सूचना किसी संज्ञेय अपराध को प्रकट नहीं करता है बल्कि किसी जांच की आवश्यकता दर्शित करता है वहीं प्रारंभिक जांच किया जा सकता है, किंतु केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या संज्ञेय अपराध प्रकट होता है या नहीं। तीसरा इसमें कहा गया था कि यदि जांच से किसी संज्ञेय अपराध का पता चलता है वहां प्रथम सूचना रिपोर्ट अवश्य दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां प्रारंभिक जांच शिकायत को बंद कर देने में समाप्त होता है, ऐसे आशय की प्रविष्टि की एक कार्रवाई नहीं करने का संक्षिप्त में कारण भी दर्शित होना चाहिए। चौथा कहा गया था कि यदि संज्ञेय अपराध दर्शित होता है तब पुलिस अधिकारी अपराध को दर्ज करने के अपने कर्तव्य से नहीं बच सकता है। उपेक्षावान अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध प्रकट करने वाली सूचना को प्राप्त होने के बाद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करता तो उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाना चाहिए। पांचवा कह रहा है इसमें कि प्रारंभिक जांच का विस्तार क्षेत्र प्राप्त सूचना की सत्यता या अन्यथा को स्थापित करना नहीं है, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करना है कि क्या सूचना किसी संज्ञेय अपराध को प्रकट करना है। छठवां इसमें कहा गया था कि किस प्रकार के और किन मामलों में प्रारंभिक जांच किया जाना चाहिए प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मामलों के कुछ श्रेणी जिनमें प्रारंभिक जांच किया जा सकता है इस प्रकार है: वैवाहिक विवाद, पारिवारिक विवाद,
दूसरा वाणिज्यिक अपराध, तीसरा चिकित्सीय उपेक्षा के मामले, चौथा है इसमें जो है भ्रष्टाचार के मामले, पांचवा ऐसे मामले जहां दंडिक अभियोजन प्रारंभ किए जाने में अत्यधिक विलंब या उपेक्षा की गई है, तो ऐसे मामलों में जांच प्रारंभिक की जा सकती है, उसके बाद जो है एफआईआर दर्ज होगा। सातवां इसका कार्य है कि अभियुक्त और परिवादी के अधिकारों को सुनिश्चित करने तथा उसकी रक्षा करते हुए ऐसे प्रारंभिक जांच एक निश्चित समय सीमा के भीतर कर लिया जाना चाहिए और किसी भी दशा में यह 7 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। आठवां इसका कहा गया कि चूंकि जनरल डायरी, स्टेशन डायरी, डेली डायरी पुलिस स्टेशन में प्राप्त की गई सभी सूचनाओं के अभिलेख हैं, अतः संज्ञेय अपराध से संबंधित सभी सूचना, चाहे वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के रूप में परिणामिक हो या कोई जांच करने में कि अग्रसरता में उक्त डायरी में अवश्य प्रविष्ट होनी चाहिए। तो इस तरीके से गाइडलाइन दी गई थी ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में। जहां कोई इन्फॉर्मेशन संज्ञेय अपराध से संबंधित है तो चाहे वो किसी भी थाने में दिया गया हो, भारसाधक अधिकारी को, थाने के भारसाधक अधिकारी को उसका रिपोर्ट दर्ज करना ही होगा। इस तरीके से जो सन 2016 का जो सेकेंड पेपर है वो समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग थर्ड पेपर जो 2016 का है दंड, राजस्व एवं स्थानीय विधि का, उसका हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और हमने जो जो बातें कही हैं, जिन जिन धाराओं का उल्लेख किया है, जिन जिन केस लॉ का उल्लेख किया है, हमें विश्वास है कि आप लोग को बातें जरूर समझ में आई होंगी। एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा उन सब विषयों को, धाराओं को। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।